वेलकम फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी और इकोसिस्टम में कुछ बातों को किया था और उसमें हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस वहाँ तक हमने अपने क्लास को ला करके समाप्त कर दिया था। अभी इस सेशन में हम लोग बात करेंगे केमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस से पहले की जो था हमारा बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, उसके बारे में फिर हम वहाँ से अपने क्लास को सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में और एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेट, इनऑर्गेनिक सबस्टांस और ऑर्गेनिक सबस्टांस के बारे में अच्छी तरीके से देखा था। अब उसमें मटेरियल का किस प्रकार से फ्लो होता है वो बात करेंगे आगे में हम लोग इसी में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बायोटिक कम्युनिटी के बारे में कि बायोटिक कम्युनिटी में क्या क्या आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं जैविक समुदाय के बारे में, तो बायोटिक कम्युनिटी में पहला हमारा प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रोप्स, इसके अंदर में क्या आते हैं? प्लांट्स और ग्रास हमारे जो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स और ग्रास ऑटोट्रोप्स में। इसके बाद फाइटोप्लैंक्टन भी आ जाएंगे। प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर को कंज्यूम कौन करते हैं? उसको बोल देते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर को हेटेरोट्रोफ्स भी कहा जाता है। और कंज्यूमर के प्राइमरी कंज्यूमर तीन भागों में बांटा जाता है, चार में मिलता है टॉप कंज्यूमर, लेकिन देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हर्बीवोर है। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर, मतलब कि मांसाहारी, हर्बीवोर को शाकाहारी बोलते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर ओमनिवोर भी हो सकता है, कार्निवोर भी हो सकता है। इसके बाद एक टॉप कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग तीन कंज्यूमर की बात यहां पर कर रहे हैं। अब जो है अब अगर हम देखेंगे इसके बाद बात करते हैं डिकम्पोजर के बारे में। डिकम्पोजर को हम लोग सेप्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, इनको डेट्रीवोर भी कहा जाता है और डेट्रिस्टस फीडर भी कहा जाता है। इतने नामों से जाना जाता है। तो ईपीएससी इसके लिए जाना जाता है कि अल्टरनेटिव वर्ड को, सिनोनिम्स वर्ड को देता है। अल्टरनेटिव वर्ड्स जो कहा जाएगा, इसके तो अल्टरनेटिव ही कहा जाएगा, सही शब्द होगा। अल्टरनेटिव वर्ड से वो खेलता है, तो इसीलिए हमने इसके बदले में अल्टरनेटिव वर्ड्स भी दे दिया कि अगर ये न रहे तो दूसरा दिया रहे तो आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे कि प्रोड्यूसर ने कहा कि प्लांट्स है, ग्रास है, फाइटोप्लैंक्टन इसमें आ जाते हैं, ईटीसी, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद कंज्यूमर है। कंज्यूमर में देखा है प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर शाकाहारी, शाकाहारी में कौन से काऊ हो गया, डियर, रैबिट, ईटीसी। सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे क्या आते हैं? इसको मांसाहारी बोले, जैसे लायन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए मांसाहारी। इसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर ओमनिवोर और कार्निवोर कुछ भी हो सकते हैं। इसमें हमारा जो है लायन हो गया, ह्यूमन हो गया, पिग हो गया, स्पैरो हो गया, डॉल्फिन हो गया, जेलीफिश, ईटीसी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं, आप यहाँ पे देखने से लग रहा है कि लायन यहाँ भी है और लायन यहाँ पर भी, सेकेंडरी में भी और टर्शियरी में भी। तो ये इससे निर्धारित होता है कि कहाँ की खाद्य श्रृंखला, फूड चेन या इकोसिस्टम की बात हम लोग कर रहे हैं। अब ऑप्शन अगर क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा कि हम किसमें इसको शामिल करेंगे। अब बात होता है डिकम्पोजर के बारे में। तो डिकम्पोजर जो वो होते हैं जो कि किसको डिकम्पोज करते हैं? प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को। जब ये मृत हो जाते हैं तो इनके बॉडी को कौन डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया, फंजाई, अर्थवर्म, टर्माइट्स, ईटीसी, ये क्या करते हैं? डिकम्पोजर होते हैं। जिस प्रकार प्लांट्स जो हमारे होते हैं, ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं, ये बायोटिक को कन्वर्ट कर देते हैं बायोटिक में अजैव को जैव बदल देते हैं। उसी प्रकार से ये डिकम्पोजर जो हमारे होते हैं, यह बायोटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। ये बायोटिक में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब कि इस प्रकार से श्रृंखला बन जाता है। बायोटिक से एबायोटिक, एबायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से एबायोटिक, ये चलते रहता है। ठीक है, ये हमारी इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला, हमारी फूड चेन हमारा कंप्लीट होता है। अब
इतना करने के बाद, बायोटिक कम्युनिटी करने के बाद, अब ये बायोटिक के बारे में बात करें, कंपोनेंट के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या संपन्न क्रियाएं होती हैं। उससे पहले बायोटिक कम्युनिटी में फूड चेन शुरू करने से पहले, जो हमने बताया कि ये बायोटिक से बायोटिक, बायोटिक से बायोटिक, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि बायोटिक कम्युनिटी में हमारा एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, उसके बाद मटेरियल का फ्लो के बारे में बात करेंगे। तब हम लोग फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल, पिरामिड्स, अन्य बातों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बायोटिक कम्युनिटी में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी का फ्लो, तो पारिस्थितिक तंत्र में एनर्जी का फ्लो जो होता है, इकोसिस्टम एनर्जी का फ्लो, वो 3 रूपों में होता है। पहला सोलर रेडिएंट एनर्जी, सूर्य की किरणें। ये अगर ये प्लांट, अगर हम बात करें कि अगर ये प्लांट है तो इस पर सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, ठीक है, सोलर रेडिएंट एनर्जी। दूसरा केमिकल बॉन्ड एनर्जी, जो सूर्य की किरणें आती है फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, तो वो जो एनर्जी हो संचित हो जाती है कहाँ पर, प्रोटोप्लाज्म में। सेल में होता है प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म में, और प्रोटोप्लाज्म में जो एनर्जी जो रिजर्व रहता है वो रहता है केमिकल बॉन्ड के रूप में। किसके रूप में? केमिकल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। और ये जो केमिकल बॉन्ड के रूप में जो एनर्जी रहता है, मतलब लाइट ऊर्जा किस में बदल गया? केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी जो है, जब ये मरते हैं, ये पौधा जब मरता है और तो किस में रिलीज होता है? वो हीट एनर्जी के रूप में रिलीज हो जाता है। तो 3 रूपों में सोलर इकोसिस्टम एनर्जी का फ्लो होता है। और ये सिर्फ ये पौधों में नहीं होता। पौधों का अगर ये प्रोड्यूसर हुए, प्रोड्यूसर जब कंज्यूमर खाते हैं तो कंज्यूमर में फिर ये कैसे केमिकल ये ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होता है? जब ये केमिकल, ये जो सोलर रेडिएंट एनर्जी होता है, तो सोलर रेडिएंट एनर्जी के द्वारा जो है जो प्रोडक्टिविटी होती, प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन होता है किसका? बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है। तो बायोमास का प्रोडक्शन कैसे होता है? प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई क्षेत्र पर जो प्रोडक्शन होता है इकोसिस्टम के द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप हमारा बायोमास का निर्माण होता है, ठीक है। और ये बायोमास, तो पौधों में जो बायोमास का निर्माण हुआ, वही बायोमास फिर ट्रांसफर होकर किसमें चला जाता है? हर्बीवोर्स में। अभी कितना % जाता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एनर्जी, अब बायोमास में जो एनर्जी जो रिजर्व रहता है, वो एनर्जी जब रिलीज होता है तो जो प्रोड्यूसर हुआ, प्रोड्यूसर में मान लेते हैं कि जो 100 यूनिट्स उसके पास किलो कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है। अब वहां से ये जब प्रोड्यूसर को जब हार्बीवोर शाकाहारी जब उसका खाता है, उसको अपना उपयोग करता है, तो उसका 10% ही ट्रांसफर होता है किस में? शाकाहारी में। ये शाकाहारी को जब मांसाहारी खाता है तो उसका फिर 10% इसमें ट्रांसफर होता है। तो 100 यूनिट्स यहाँ पर था, फिर यहाँ पर 10 यूनिट्स हो गया, उसका 10%, इसका 10%, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ट्रॉफिक लेवल की बात कही। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। इकोसिस्टम में 3 से 4 तक ट्रॉफिक लेवल हमें देखने को मिलता है। ये ट्रॉफिक लेवल क्या है अभी हम लोग बात करेंगे क्या है, लेकिन एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। अब देखिए, हमने कहा कि 10% तो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, एक लेयर से दूसरे लेयर पर, एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे से तीसरे लेवल पर, ठीक। जस्ट पहले वाले का 10%। 90% एनर्जी जो है वो खर्च होता है जीवों के द्वारा, किसी न किसी रूप में उसको रिलीज कर दिया जाता है। जो कोई जीव अगर है, अगर मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। हर्बीवोर्स भी क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, तो वहां पर जो ग्लूकोज, जो पहले हम लोगों ने बात किया था जब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही थी, जो ग्लूकोज जो बनता है, तो ग्लूकोज सेलुलर रेस्पिरेशन में किसमें टूटता है? ऑक्सीजन में, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और हीट एनर्जी के रूप में क्या होता है? वो बाहर निकलता है। किसके रूप में? हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है। उसी प्रकार से जो 10% तो कन्वर्ट हो जाता है, बाकी जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा कुछ भाग सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में, और कुछ ऊर्जा जो है अनयूटिलाइज्ड बायोमास के रूप में वो इकोसिस्टम में चला जाता है। कितना? 90% में से ही कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा और कुछ अनयूटिलाइज्ड बायोमास के द्वारा, और बाकी 10% जो है आगे की तरफ वो ट्रांसफर होता है। सेम यही बात यहाँ पर होता है हर्बीवोर्स में, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा
और अनयूटिलाइज बायोमास के द्वारा 90% एनर्जी रिलीज कर दी जाती है, बाकी जो है 10% अगले चरण में ये शिफ्ट हो जाता है। अगर उसके बाद अगर हमारा लेयर बनता है तो सिर्फ वहां पर भी CR मतलब कि सेलुलर रेस्पिरेशन में और अनयूटिलाइज बायोमास के द्वारा समाप्त कर उसका एनर्जी रिलीज कर दिया जाता है। तो ये था एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मटेरियल फ्लो के बारे में इकोसिस्टम में। आइए देखते हैं मटेरियल फ्लो। मटेरियल के फ्लो के बारे में की बात करूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एनर्जी फ्लो के बारे में बता दूं कि एनर्जी जो फ्लो हो रहा है ट्रॉपिक 1 से ट्रॉपिक 2 या ट्रॉपिक 3 में, यानी प्रोड्यूसर से कार्निवोर से कार्निवोर्स, यहाँ पर एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के अनुसार हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या करता है कि न ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, न ऊर्जा का क्षय हो सकता है, उसका सिर्फ रूप बदलता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 में जा रहा है, ट्रॉपिक लेवल 3 में जा रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी का रूप क्या होता है, बदलते जाता है। शाकाहारी से मांसाहारी में, मांसाहारी से उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी में एनर्जी का रूप बदलता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम भी होता है कि जब एक स्तर से दूसरे स्तर पर, ठीक है, जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो कुल एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ एनर्जी क्या होती है वो क्षय हो जाता है, जो हम देख रहे हैं सोलर रेडिएशन में और अनयूटिलाइज्ड बायोमास के द्वारा क्षय हो जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का दोनों नियम यहाँ पर लागू होता है। क्यों लागू होता है? क्योंकि इकोसिस्टम अपने आप में एक सिस्टम है, और जब इकोसिस्टम अपने आप एक सिस्टम है वहां पे थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल होता है, रूल 1 और रूल 2 एनर्जी फ्लो में पूरी तरह से लागू होता है। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम और थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम। अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम में मटेरियल फ्लो के बारे में। आइए देखते हो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन इकोसिस्टम। इससे पहले हमने देखा फ्लो ऑफ एनर्जी। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जो इन इकोसिस्टम है, यहाँ पर देख रहे चक्रीय रूप में प्रवाहित होता है। इसका जो प्रवाह होता है वो साइक्लिक होता है, साइक्लिक चक्रीय रूप में। और फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। देखा था ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, इस प्रकार से यूनि डायरेक्शनल होता है। एक बार एनर्जी जब अगले चरण में जाती है तो पुनः वापस वो उसका यूज नहीं हो पाता, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है और बाकी स्पेस में उसका रिलीज हो जाता है। लेकिन ये जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जो इकोसिस्टम है वो साइक्लिक रूप में होता है। कैसे होता है आइए इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। प्रोड्यूसर पर क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देते हैं। और ये रासायनिक ऊर्जा, इनमें जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका उपयोग कौन करता है? कंज्यूमर इसको उपयोग करते हैं। कंज्यूमर मतलब कि एनिमल इसको जो है उसको क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अब ये जब डाई हो जाते हैं, जब ये मर जाते हैं तो इनको डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उसको जो जैविक था उसको पुनः डिकम्पोज करके अजैविक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, डेट्रीवर्स जो भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है जब डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज करते हैं तो ये पुनः किस में आते हैं? अजैविक में बदल जाते हैं। ह्यूमस, मिनरल्स, ये सारी चीजों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और ह्यूमस और मिनरल्स जो होते हैं ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। सॉइल में ह्यूमस, मिनरल्स के साथ साथ वाटर की भी भूमिका होती है। और ये वाटर जो होता है, ये सॉइल जो जिसमें कि ये किसके अनुकूल हो जाता है? वनस्पतियों के उदय के लिए। और ये जब वनस्पतियों का उदय होता है तो पुनः प्रोड्यूसर का उत्पत्ति होती है। अच्छा, अब ये जिस प्रकार से कंज्यूमर का मृत्यु होती थी, डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज कर देते थे, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर भी होते हैं। इनके भी एक समय बाद ये क्या होते हैं? ये मृत हो जाते हैं। तो इनको भी डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ और इस प्रकार से आगे की तरफ ये साइकिल ऐसे मूव करता है, चक्रीय रूप में मूव करता है। और यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स जो आगे की तरफ हम लोग ये सर्कुलर बनाता है। अब जो न्यूट्रियल साइकिल है उसको हम लोग बायोजियोकेमिकल साइकिल भी कहते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, क्योंकि लिविंग में होता है ये। ठीक है, लिविंग में भी होता है। बायो मतलब लिविंग, रॉक मतलब कि जो चट्टानों में इसका भी देखने को मिलता है। चट्टान मतलब जैविक अजैविक दोनों मिलकर ये कार्य करते हैं। और केमिकल मतलब कि एलिमेंट्स जिसकी आवर्त सारणी में जो हम देखते हैं
पीरियोडिक टेबल में जो दिए हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे चीज दिए हुए हैं, वो उसका तात्पर्य उससे है, एलिमेंट से है। अब ये एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट्स, ये दो रूप में हमें देखने को मिलते हैं, एक गैसियस फॉर्म में और एक सेडिमेंट्री रॉक में हमें उपस्थिति इनको देखने को मिलती है। तो गैसियस फॉर्म में जो है, गैसियस साइकिल जो बनाते हैं वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि इत्यादि, और जो सेडिमेंट्री में है उसमें कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटास, ये साइकिल का निर्माण करते हैं। और यही जो है चट्टानों से लिविंग बीइंग में, मतलब अजैविक से जैविक में और जैविक से अजैविक में होते रहता है। जब ये चट्टानों से जब जैविक में प्रोड्यूसर में जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और जब टॉप पे जो टॉप कंज्यूमर होता है उसकी जब मृत्यु होती है तो उसको डिकम्पोजर जो है पुनः उसको अजैविक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ये क्या करते हैं, अजैविक में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे इसके बाद ये जैविक में बायोमोलिक्यूल यहाँ बन जा रहा है, बायोमोलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिशन जो होते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट्स के फॉर्म में ये बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा न्यूट्रिशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूट्रिशन साइकिल जो है वो एक साइकिल के रूप में होता है, और एनर्जी का फ्लो क्या होता है, लीनियर होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब फूड खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में, फूड वेब एंड फूड चेन के बारे में। तो आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फूड चेन में क्या होता है, एक कड़ी से दूसरा कड़ी जो है जुड़ा हुआ रहता है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब एक के बाद एक इस प्रकार से रहता है। जाल में क्या होता है, अगर हम जाल नेट के बारे में बात करें तो नेट के बारे में पता नहीं चलता है कि कौन सिरा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से समाप्त हुआ है। शुरुआत और अंत का तो पता चल जाता है कि शुरू यहाँ से हुआ है, समाप्ति यहाँ से, लेकिन बीच के बारे में पता हमें नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन हम खाद्य चेन में अच्छी तरीके से एक सीक्वेंस पता कर सकते हैं। ये भी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो हमारा है, इकोसिस्टम में शायद ही कोई इकोसिस्टम ऐसा होता है जहां पर, शायद का कोई भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जहां पर कि फूड चेन देखने को मिले। जितने भी पारिस्थितिक इकोसिस्टम है सभी जगह पर फूड वेब देखने को मिलता है। इस रूप में ही हमें पैटर्न देखने को मिलता है, न कि इस रूप में। ठीक है, और जहाँ का फूड वेब जितना स्ट्रांग होता है वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र उतना ही मौजूद हो, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी उतनी ही अधिक होती है। तो फूड वेब का होना और स्ट्रांग फूड वेब का होना स्ट्रांग इकोसिस्टम और स्ट्रांग बायोडाइवर्सिटी को संकेत करता है, और सभी पारिस्थितिक तंत्र में फूड वेब देखने को मिलता है। लेकिन डाइवर्सिटी जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर स्ट्रांग फूड वेब और ज़्यादा विस्तृत फूड वेब देखने को मिलता है, और फूड चेन जहाँ पर होता है या जो छोटा जहाँ फूड वेब होता है वहाँ के कम पारिस्थितिकी तंत्र, कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात करता है। हाँ, फूड चेन देखने को मिल सकता है मैन मेड, जहाँ पर इकोसिस्टम होता है वहाँ पर प्राय फूड चेन देखने को मिलता है, लेकिन नेचर में प्राय फूड वेब ही हम देखते हैं, फूड वेब देखने को मिलता है, लेकिन नेचर में, लेकिन मैन मेड में फूड चेन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्राय, दोनों प्राय ध्यान रखिएगा, प्राय मैन मेड में फूड चेन और नेचर में प्राय फूड वेब देखने को मिलता है। जहां फूड वेब जितना स्ट्रॉन्ग होगा बायोडाइवर्सिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो आइए देखते हैं खाद्य श्रृंखला, जो खाद्य श्रृंखला है जिसे फूड चेन कहते हैं, उसको दो रूप में देख सकते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया पर आधारित है, जीवित जीवों पर आधारित है, जबकि डेट्रिटस फूड चेन जो है वो मृत पदार्थों पर, मृत जीवों पर आधारित है। तो ग्रेजिंग के दो भागों में बांटते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी पार्थिव, पार्थिव मतलब कि जो धरातल पर होता है, पार्थिव किस्म, और एक्वेटिक मतलब कि सागरीय, सागरीय। तो टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल में पहला क्या होगा, प्लांट होगा। प्लांट को कौन खाएंगे, कैटरपिलर, कैटरपिलर को कौन खाते हैं, लिजार्ड, और लिजार्ड को कौन खाएंगे, स्नेक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हार्बीवोर्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कार्निवोर्स है, और ये भी हमारा क्या है, कार्निवोर्स है। ठीक है, ये हमारे इकोसिस्टम में जब हम बात करते हैं तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर हो गया। टर्शियरी कंज्यूमर यहाँ पर क्या हो सकता है, टॉप कंज्यूमर हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद अगर हॉक को ला दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ये हमारा हो जाएगा टॉप कंज्यूमर। ठीक है, अगर ये नहीं लाते हैं तो हमारा टॉप कंज्यूमर क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, ठीक है, मतलब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक्स, अगर ये के बाद है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाते हैं, जूप्लैंक्टन। ये सागर के तल पे पानी में क्या होता है, तैरते रहते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन भी तैरता है और जूप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है, जूप्लैंक्टन को कौन खाता है, फिश, और फिश को कौन खाता है, पेलिकन, एक बर्ड होता है, ठीक है, पेलिकन खाते हैं, या फिश को बड़ी फिश भी, इसके बदले में बिग फिश भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्वेटिक के बारे में। डेट्रिटस पोर्शन में बात करते हैं जो मृत पदार्थों पर, मृत जीवों पर होता है। ठीक है, लीफ लिटर भी हो सकता है, या फिर लीफ लिटर को कौन खाता है, अर्थवर्म को कौन खाते हैं, चिकन को कौन खाता है, हॉक। तो देख रहे हैं ये सीक्वेंस है, कहीं पर इसमें डिविएशन नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम में ऐसा रूप नहीं देखने को मिलता है। देखने को मिलेगा कौन सा रूप, फूड वेब का रूप देखने को मिलता है। फूड वेब में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ने जो इस प्रकार से जो रेगुलर लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है, ये दिखाया गया है कि ये फूड चेन है। क्या है ये, फूड चेन। जैसे कि प्लांट या ग्रास को कौन खा रहे हैं, कैटरपिलर को कौन खा रहे हैं, लिजार्ड को कौन खा रहे हैं, हॉक। ठीक है, ये फूड चेन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए कैसे नहीं होता है, प्लांट या ग्रास को जरूरी नहीं कैटरपिलर ही खाए, उसको कौन खा सकता है, माउस खा लेगा। अगर माउस खाता है तो माउस को देखिए हॉक खाएगा। ठीक है, माउस को स्नेक भी खा सकता है और स्नेक को हॉक भी खा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जब बात करते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट में देखिए, प्लांट को ग्रास ओपर भी खा सकता, जरूरी नहीं कि कैटरपिलर या मौसी खाए, ग्रास ओपर भी खा सकता है। और ग्रास ओपर कौन खाता है, लिजार्ड को कौन खाएगा, हॉक, और ग्रास ओपर को हॉक भी खा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बता रहा है कि अच्छा कि ये सारी चीज हो गई। अब अगर ऐसे हम बात करें तो स्नेक को फिर ये भी खा सकता है, लिजार्ड को कौन खाएगा, लिजार्ड तो खैर स्नेक नहीं खाता है, ये नहीं होगा ये चीज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या देखने को मिलता है, फूड वेब देखने को मिलता है। तो ये हमारा फूड वेब हो गया, जो कि शुरुआत और अंत तो पता चलता है, लेकिन बीच के बारे में जानकारी हमें नहीं होती है कि कहाँ से कौन सा लिंक जुड़ा हुआ है, कहाँ पर कैसे है ये। तो ये था हमारा फूड चेन और फूड वेब। अब हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल और पिरामिड के बारे में। आइए उसके बारे में बात। ट्रॉफिक लेवल क्या है, तो ट्रॉफिक लेवल जो है, ट्रॉफिक जो है ग्रीक वर्ड है, ये क्या है, ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है ग्रीक शब्द में फूड या फीडिंग। और फूड और फीडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, अगर हम बात करें फूड और फीडिंग से क्या होता है, नरिशमेंट होता है। लेकिन अगर प्रीलिम से बात होती है कि ट्रॉफिक के लेवल का रेफर टू क्या बताता है ये, तो किसी भी इकोसिस्टम बेसिकली फूड चेन में जो जीव का, ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में जीव का, जो ऑर्गेनिज्म का जो पोजीशन होता है, उसी को बोल देते हैं ट्रॉफिक लेवल। लेकिन ट्रॉफिक लेवल ग्रीक वर्ड से है, जिसका मतलब होता है फूड या फीडिंग। अब यहाँ ट्रॉफिक लेवल दिया हुआ है, ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5। तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे क्या है, ऑटोट्रोफ्स है। वो ऑटोट्रोफ जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट, जिसे हम लोग प्रोड्यूसर बोल देते हैं। ट्रॉफिक लेवल 2 पे क्या है, हेटेरोट्रोफ, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ऑटोट्रोफ्स अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि शाकाहारी से बोलते हैं हार्बिवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर इनको कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, मांसाहारी, कार्निवोर, इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर। ट्रॉफिक लेवल में सेकेंड पे है, लेकिन ट्रॉफिक लेवल में थर्ड पे है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। इस सबको ध्यान रखना होगा, सेकेंड, प्राइमरी। इसी प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी कौन खाते हैं, टर्शियरी। ठीक है, ये भी कार्निवोर होते हैं, और ये क्या है, हेटेरोट्रोफ, ये भी होते हैं। और फिफ्थ नंबर पर भी हेटेरोट्रोफ से होता है, फिफ्थ लेवल पर। और ये कौन होते हैं, ट्रॉप कंज्यूमर होते हैं, इन्हें क्वाटरनरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जिसे प्रोड्यूसर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट। किस पे आ जाएगा, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में। प्लांट को कौन खाते हैं, प्लांट या ग्रास हो गया, इसको कौन खाएंगे, कैटरपिलर। ट्रॉफिक लेवल सेकंड में है, लेकिन वो क्या है, प्राइमरी है, हार्बिवोर है। कैटरपिलर को कौन खाते हैं, लिजार्ड। कौन खाएंगे, लिजार्ड। तो लिजार्ड हमारा किस पे आ जाएगा, सेकेंडरी में हमारा आ गया। ठीक है, सेकेंडरी
कंज्यूमर हो गया, लेकिन वो क्या है, वो कार्निवोर है। ठीक है, लिजार्ड को कौन खाएगा, लिजार्ड को खाएगा स्नेक, लिजार्ड को कौन खाएगा, स्नेक। ये टर्सियरी हो गया, लेकिन लेवल किस पे आ गया, 4 पे आ गया। और स्नेक को कौन खाएगा, हॉक, हॉक, हॉक को कौन, ये हमारा हॉक क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर हो गया, टॉप कंज्यूमर है, यानी ये कार्निवोर है। ठीक है, और इसको टॉप कंज्यूमर या क्वाटनरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, लेकिन इसको टॉप कार्निवोर भी हम कह सकते हैं। जो भी उसमें टॉप पर है, चाहे वो कार्निवोर हो, कंज्यूमर हो, जो भी उसमें टॉप पे है, तो हॉक हो गया। ठीक है, यहाँ हमने कहा कि लिजार्ड को स्नेक खाता, चूंकि वो फूड वेब के बारे में था, तो हमने कहा नहीं वहां सूट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या पूरी तरह से सेट हो जाएगा। अगर चाहे तो वहां भी हम उसको कर सकते हैं एरो दे करके। तो ये था हमारा ट्रॉफिक लेवल। ध्यान रखेंगे, प्लांट, कैटरपिलर, कैटरपिलर के बाद लिजार्ड, स्नेक और हॉक। प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, कार्निवोर, कार्निवोर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर। यहाँ पर ऑटोट्रॉफ, सेट्रोट्रॉफ, 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 सेट्रोट्रॉफ से लेवल 1, लेवल 2, 5 तक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल होता है, अब ट्रॉफिक लेवल देख लिए, अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है, ये ट्रॉफिक लेवल जो हमारा ट्रॉफिक लेवल जो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ट्रॉफिक लेवल, इसको एक्सप्रेस करने का जियोमेट्रिक मेथड है। ठीक है, ये कौन सा है, जियोमेट्रिक मेथड है, जियोमेट्रिक मेथड है। इसको एक्सप्रेस करने का कौन सा है, ये जियोमेट्रिक मेथड है, जिसे कि डायग्राम के द्वारा हम दर्शाते हैं। ठीक है, किसको, ट्रॉफिक लेवल को। अब जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नंबर पिरामिड, दूसरे को बोलते हैं बायोमास पिरामिड, तीसरे को बोलते हैं एनर्जी पिरामिड। तो नंबर पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर नंबर किस प्रकार से घटता बढ़ता है, उसके बारे में हम इस पिरामिड में दिखाते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं नंबर पिरामिड भी, अपराइट यानी सीधा, अपराइट माने सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, अपराइट मतलब सीधा। तो नंबर पिरामिड की हम बात करते हैं, तो अपराइट का अच्छा उदाहरण कौन सा हो गया, ग्रासलैंड हो गया, या एक्वेटिक जैसे पॉन्ड वगैरह हो गए, घास भूमि, या और सागरीय भाग जैसे कि जलीय भाग। तो नंबर पिरामिड ग्रास क्या होते हैं, किसी भी ग्रासलैंड में ग्रास जो है अरबों की संख्या में होते हैं, उसके ऊपर जो भी कैटरपिलर हो गए, या जो भी हमने यहाँ पर सेम यहाँ पर शूट, ये एग्जाम्पल शूट कर जाएगा, धीरे धीरे संख्या उनकी क्या होती है, कम होते जाती है। ठीक है, इसका नीचे की तरफ चौड़ा है, इसका मतलब की संख्या अधिक है। ठीक है, नीचे चौड़ा है, संख्या अधिक है, अगर ये उल्टा हो तो संख्या कम है। तो ग्रासलैंड इसका सुंदर उदाहरण है अपराइट का। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड में क्या होता है कि जो हमारा ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, प्रोड्यूसर होता है, उसकी संख्या कम होती है, उसकी संख्या क्या होती है, कम होती है। जैसे जैसे के ऊपर आश्रित जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। इसका उदाहरण समझ लीजिए जंगल, जैसे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या होते हैं, पेड़ की संख्या कम होती है, लेकिन उस पे आश्रित बर्ड की संख्या बहुत ज्यादा होती है, उस बर्ड पर आश्रित पैरासाइट की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, इन्वर्टेड का फॉरेस्ट हो जाएंगे। एक फॉरेस्ट पर बहुत बर्ड होते हैं, उस बर्ड के ऊपर बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, नंबर पिरामिड का, सॉरी इन्वर्टेड पिरामिड का फॉरेस्ट हो गया। अब बात करते हैं बायोमास पिरामिड। तो बायोमास पिरामिड के बारे में, बायोमास है क्या, बायोमास का मतलब होता है ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो जो प्राप्त होता है प्लांट और एनिमल से, उसको हम लोग बोल देते हैं बायोमास। ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है वो हमारा क्या है, बायोमास है। तो बायोमास पिरामिड जो है ये भी अपराइट और इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, अपराइट और इन्वर्टेड। तो जो अब बायोमास का एग्जाम्पल भी अपराइट का वही है जो कि नंबर पिरामिड का हमने में ग्रासलैंड को दिया था। क्योंकि ग्रास, मैंने बताया ग्रास की संख्या बहुत ज्यादा हो, संख्या ज्यादा है, उसके साथ साथ उनकी बायोमास भी बहुत ज्यादा होती है। ग्रास घास भूमि की जो घास प्राप्त है उसकी, उनका वजन क्या होता है, बायोमास उनका बहुत ज्यादा, वजन नहीं बायोमास उनका, हालांकि बायोमास का मतलब वेट से ही है, बायोमास का क्या होता है वजन, ग्रासलैंड का वजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जैसे भी बायोमास था,
ग्रासलैंड था, तो ग्रासलैंड के ऊपर कैटरपिलर की संख्या उससे भी कम होगी। कैटरपिलर के बाद उसके ऊपर लिजार्ड, उसकी भी संख्या उससे कम होती है। सॉरी, संख्या नहीं, वजन, चूंकि बायोमास के बारे में है। तो ग्रासलैंड क्या बायोमास अधिक होता है, उससे बायोमास कम कम होगा किसका, कैटरपिलर का। उससे कम बायोमास किसका होगा, लिजार्ड का। उससे बायोमास कम किसका कम होगा, स्नेक का। और उससे भी कम किसका होगा, हॉक का। तो यहाँ पर भी बायोमास का अपराइट बनता है। इन्वर्टेड की बात करते हैं तो इन्वर्टेड में एक्वेटिक की बात करते हैं। तो एक्वेटिक में जलीय के बारे में, तो तालाब में क्या छोटी छोटी मछलियां होती हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। या फिर जू प्लैंटन, फाइटोप्लैंटन की हम बात करते हैं। फाइटोप्लैंटन, उसके बाद जू प्लैंटन, छोटी मछलियां, उसके बाद बड़ी मछलियां। तो फाइटोप्लैंटन और जू प्लैंटन का बायोमास कम होता है बनिस्बत की बड़ी बड़ी मछलियों का, जो कि तालाब में या सागर में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इन्वर्टेड होता है। इसका एग्जांपल कौन सा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसे होता है, अपराइट होता है। मतलब जैसे इस ऊपर दिए जाते हैं एनर्जी का मात्रा जो है कम होती जाती है। जैसे कि ग्रास जो भूमि होती है नीचे में, जो ट्रॉपिक लेवल 1 पर है, उसमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर वहां पर 1000 किलो कैलोरी है, तो ट्रॉपिक लेवल 2 पर उसका 10% ही कन्वर्ट होकर पहुंचता है, तो वहां कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 का 100 हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी। उसके बाद ट्रॉपिक लेवल 3 पर जाता है तो इसका 10% जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 किलो कैलोरी। उसके ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर जाएगा तो कितना, इसका 1%, 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। तो एनर्जी पिरामिड हमेशा कैसा होता है, अपराइट होता है, ठीक है। सब में एनर्जी पिरामिड की, चूंकि हमने नंबर की बात की थी, बायोमास की बात की, लेकिन जब एनर्जी पिरामिड की बात होगी तो सब में कैसा होगा, अपराइट ही होगा। एनर्जी पिरामिड सब में कैसा होगा, अपराइट ही रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रॉफिक लेवल और इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इसके बाद कुछ इकोलॉजिकल से बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में है, और यूपीएससी में जो प्रश्न है उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।